हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और हो भी चुके हैं। इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है बच्चों, वो अप्रैल में है। कब है? अप्रैल में है। उसमें आपकी जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें से आपको सामान्य साइंस मतलब जनरल साइंस से, सामान्य साइंस से, विज्ञान से 30 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। कितने मिलेंगे? 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 15 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस हिसाब से हमारे 30 अंक विज्ञान से प्राप्त हो जाएंगे। अब विज्ञान में देखिए, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और बायोलॉजी, तीनों से 10-10 नंबर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन एवरी टॉपिक से आएंगे, ठीक है ना। तीनों साइंस से आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 5 क्वेश्चन, टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, 15 क्वेश्चन 30 अंक के पूछे जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी फर्स्ट क्लास है जीव विज्ञान की। किसकी है? जीव विज्ञान की। हम आपको जीव विज्ञान, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों की क्लासें अवेलेबल एवरीडे कराते रहेंगे। केवल आप परमानेंटली क्लास अटेंड करते रहिए। ठीक है बच्चों, हमारा जो भी टॉपिक होगा, प्रत्येक टॉपिक इस तरीके से तैयार कराया जाएगा कि प्रत्येक टॉपिक के बाद आपको 15 से 20 क्वेश्चन हम मॉक टेस्ट करवाएंगे। ठीक है ना। पहले हमारा जो टॉपिक होगा, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद प्रत्येक टॉपिक के बाद हम आपको 15 से 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट लेंगे। ठीक है ना। उम्मीद करूंगा कि आप सभी क्वेश्चन के अच्छे से जवाब दे सकें। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में जब भी हम पढ़ेंगे बच्चों, जीव विज्ञान में स्टार्टिंग हम हमेशा कोशिका से ही करते हैं। क्यों? बताइए क्यों करते हैं? इसलिए बच्चों कि कोशिका से ही जीवों की उत्पत्ति होती है। विदाउट कोशिका के ना तो पेड़ पौधे और ना तो जीव जंतु, किसी का निर्माण विदाउट कोशिका से नहीं हो सकता है। ठीक है ना। चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे बड़ा जीव हो, चाहे छोटा पौधा हो, चाहे बड़ा पौधा हो, सभी का निर्माण कोशिकाओं से ही होता है। यूनिट सेल और मल्टीपल सेल्स 2 प्रकार के कोशिकाओं में बटे होते हैं जीव, एक कोश की जीव और 2 कोश की जीव। एक कोश के जीव कौन से होते हैं बच्चों? जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो सिंगल सेल से बने होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है ना, वो हमारे एक कोश की जीव कहलाते हैं। और जो भी जीव आप देख सकते हैं वो सभी क्या? बहुकोश की जीव। ठीक है ना, उन्हें कहते हैं मल्टीपल सेल्स। तो इसी प्रकार स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास जीव विज्ञान में चैप्टर फर्स्ट कोशिका। क्या करेंगे? चैप्टर फर्स्ट कोशिका से क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि कोशिका शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। बच्चों, बिल्कुल हैरान होने की जरूरत नहीं, आपको प्रत्येक चीज बहुत बारीकी से और अच्छे से समझाई जाएगी। कोशिका शब्द की उत्पत्ति, जैसे कि बच्चों लैटिन भाषा का जो सेलुला शब्द से हुई है, सेलुला भी बोल सकते हैं, सेलुला या सेलुला शब्द से सेल की उत्पत्ति हुई है। सेलुला से क्या बना है? सेल। और सेल को हम क्या कहते हैं? कोशिका। सेल को क्या कहते हैं? कोशिका। लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से सेल की उत्पत्ति हुई है और सेल को हम क्या कहते हैं? एक छोटी कोठरी या कोशिका। सेल को क्या बोलते हैं? एक छोटी कोठरी या कोशिका। ठीक है ना बच्चों, क्लियर? कोशिका का बायोलॉजिकल नेम, बात कीजिए कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या है? बायोलॉजिकल का मतलब होता है वैज्ञानिक नाम। कोशिका का जो वैज्ञानिक नाम होता है बच्चों, वो होता है साइटो। क्या होता है? साइटो। बायोलॉजिकल नेम ऑफ द सेल्स, मतलब कोशिका का बायोलॉजिकल नाम क्या है? साइटो। क्लियर? द स्टडी ऑफ सेल्स मतलब कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? बताइए। साइटो क्या शब्द है? बायोलॉजिकल, मतलब वैज्ञानिक नाम जो आपका सेल कोशिका का, वो क्या होगा? साइटो। स्टडी ऑफ सेल्स मतलब कोशिका का अध्ययन कहां करेंगे? साइटोलॉजी के अंतर्गत।
साइटोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? कोशिका का बच्चों। अब बात करते हैं कोशिका की खोज। देखिए बच्चों, कोशिका की खोज दो वैज्ञानिकों ने की थी। पहले जो की थी, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? जैसे कि आप सभी को पता है, रॉबर्ट हुक इन 1665। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। इन्होंने जो खोजी थी वो मृत कोशिका। कैसी खोजी थी बच्चों? मृत कोशिका। मृत कोशिका। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम था ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये है हुक, ये ये रॉबर्ट हुक। हुक ने मृत कोशिका की 1665 में खोज की थी और ल्यूवेनहॉक ने, ये हॉक है, हॉक, ल्यूवेनहॉक ने जो की थी मृत जीवित कोशिका की खोज। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। कैसी की थी? जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका कौन से सन में? आपको पता ही होगा बच्चों। बताइए, आप ही बताएं, हम नहीं बताएंगे, आप बताइए। बताओ भाई। कोई बात नहीं, 1674। देखिए बच्चों, रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका खोजी थी। उसके बाद ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को 1674 में खोजा था। क्लियर बच्चों? बताइए, यहां तक समझ में आया? अब बात करते हैं कोशिका की परिभाषा, मतलब डिफिनेशन ऑफ सेल। कोशिका की परिभाषा क्या होती है? देखिए बच्चों, जीवों की संरचना, जो भी शरीर हमारा आपका जो भी शरीर बना, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, सभी का निर्माण किससे होता है? बताइए, किससे निर्माण होता है? जीवों का निर्माण किससे होता है? सेल से। हाँ बिल्कुल, सेल से होता है। देखिए, शरीर की निर्माणकारी इकाई, शरीर का निर्माण करेगी तो क्या बोलेंगे? निर्माणकारी इकाई। किसी भी जीव का या पौधे का निर्माण होता है तो किससे होता है? सेल से। तो क्या हुआ? सेल शरीर के निर्माणकारी इकाई। निर्माणकारी या आधारभूत या मूलभूत, एक ही बात है। आधारभूत, मूलभूत, निर्माणकारी इकाई क्या बोलेंगे? कोशिका। तो कोशिका जीवों की संरचनात्मक, संरचना हमारे ढांचा बनाना, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका बच्चों क्या होती है? कोशिका जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। डेफिनेशन है, जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। देखिए, यही आपकी कोशिका की परिभाषा है बच्चों, कभी मत भूलना। जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कौन है? कोशिका। इसी को, कोशिका को ही जीवों की मूलभूत इकाई कहा जाता है। मूलभूत इकाई, आधारभूत इकाई या संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। संरचना और क्रिया, शरीर में जो भी क्रिया होती है वो कहां होती है? सेल के अंदर। बताइए, हमारे शरीर में या किसी जीवों के शरीर में जो भी क्रिया होती हैं, इंटरनल क्रियाएं, जैसे श्वसन करना, पोषण करना, है ना, श्वसन करना, पोषण करना, उत्सर्जन करना, ये सभी क्रियाएं कहां होती हैं? प्रजनन करना हमारे शरीर के कोशिकाओं के अंदर होती है। कहां होती है? कोशिकाओं के अंदर होती है। आएगा समझ में? तो कोशिकाओं के अंदर होती है, तो क्रिया क्या कहलाएगी? क्रियात्मक इकाई। जो भी हमारे शरीर में क्रिया होती है कहां होती है? कोशिका के अंदर। तो क्या बोलेंगे? क्रियात्मक। कोशिका संरचनात्मक इकाई भी है और क्रियात्मक इकाई भी है। क्या बोलेंगे? कोशिका जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। बच्चों बात करते हैं सेल थ्योरी की। अभी आपने पढ़ा था, उसके आगे आ रहे हैं सेल थ्योरी, मतलब कोशिका सिद्धांत। देखिए बच्चों, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? रॉबर्ट हुक और ल्यूवेनहॉक कोशिका की खोज करने के बाद चली गई। अब उसके सिद्धांत देने के लिए जर्मन के दो वैज्ञानिक आए। जर्मनी के दो वैज्ञानिक थे, कौन? मैथियस स्लाइडेन एवं थियोडोर स्वान।
मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने 1839 में 1839 में कोशिका के सिद्धांतों को दिया था। इन्होंने कौन से सिद्धांत दिए थे? आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। आप हो सकता है भूल गए हो बहुत अच्छे से। हमारी से पहले की जो पहले मैंने क्लास पढ़ाई थी, क्लास 9th की या 11th की जो क्लास थी सेल, उसमें सब पढ़ाया हुआ है। फिर भी आप यहाँ पे हम आपको बारीकी से समझाएंगे। देखिए 3 सिद्धांत कौन कौन से हैं पता है? पहला, जब हमारा शरीर, हमारा आपका सभी का जीवधारियों का जो जिनका भी शरीर है वो सेल से बना है, तो इसका मतलब चाहे एक या एक से अधिक कोशिकाओं से, एक कोश की भी जीव होती है, बहु कोश की भी होती है, तो क्या करेंगे, जीवधारियों के शरीर का निर्माण एक या एक से अधिक कोशिकाओं से होता है। यही सबसे पहला सिद्धांत है। सभी जीवधारियों का शरीर, ठीक है ना, या सभी जीवधारियों का निर्माण एक या एक से अधिक कोशिकाओं से होता है। क्लियर? पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत समझिए क्या होता है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति, मतलब नवीन कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिकाओं से होती है। बच्चों समझ में आ गया? नवीन या नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कहां से होगी? पहले से उपस्थित या मौजूद कोशिकाओं से होती है। अब बात करते हैं तीसरा सिद्धांत कौन सा था, बताइए। तीसरा सिद्धांत क्या था? सभी उपापचयी क्रियाएं, ठीक है ना, जीवों की उपापचयी क्रियाएं कहां होती हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। क्रिया कौन करता है शरीर में? सेल के अंदर क्रिया होती है। तो शरीर की जो भी उपापचयी या जैविक क्रियाएं होती हैं वो कहां होती हैं? कोशिका के अंदर। यही आपके 3 सिद्धांत थे। पहला क्या? सभी जीवधारियों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरा क्या था? नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिकाओं से होती है। तीसरा सिद्धांत क्या है बच्चों? शरीर में सभी जैविक क्रियाएं या उपापचयी क्रियाएं कहां होती हैं? कोशिका के अंदर होती हैं। यही तीनों सिद्धांत थे। अब बात करते हैं साइज ऑफ सेल, मतलब कोशिका का आकार, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में देखिए, सबसे पहले ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन मतलब आप सभी जानते हैं ह्यूमन कौन होते हैं बच्चों? ह्यूमन मतलब मानव। ह्यूमन मतलब मानव। मानव में देखिए कोशिका का आकार, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, बड़ी कोशिका कौन होगी पता है? ओवम मतलब अंडाणु। बड़ी कोशिका कौन होगी? अंडाणु। सबसे छोटी कोशिका किसकी बात करते हैं? सबसे छोटी कोशिका कौन होगी? स्पर्म मतलब शुक्राणु। बच्चों ये होगी हमारी ओवम। क्या होगी प्यारे बच्चों? ओवम। दूसरी होगी स्पर्म, छोटी सेल स्पर्म। और जब छोटी बड़ी की बात कर ली है तो एक सेल लंबी भी होती है। कैसी होती है? लंबी। तो ह्यूमन बॉडी में मतलब मनुष्य में लंबी कोशिका कहां पर होती है पता है? मस्तिष्क में। कहां होती है बच्चों? मस्तिष्क में। मस्तिष्क में कोशिका का नाम क्या होता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन ही सबसे लंबी कोशिका होती है। ओके बच्चों, बताइए बात समझ में आ गई है? सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और सबसे लंबी कोशिका मतलब ब्रेन। सबसे लंबी कोशिका क्या होगी? ब्रेन। ब्रेन में कौन सी कोशिका? न्यूरॉन। ब्रेन में कौन सी कोशिका होती है? न्यूरॉन। ब्रेन का निर्माण हमारे न्यूरॉन से होता है, ठीक है ना। न्यूरॉन ही सबसे लंबी कोशिका होती है। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा? ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सेल डिवीजन, मतलब कोशिका विभाजन क्या होता है? सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। क्लियर? एनी डाउट्स? नो? क्लियर। अब बात करते हैं सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन। ओके, देखिए कोशिका विभाजन, देखिए कोशिका विभाजन हमारे शरीर में, हमारे शरीर का सभी जीवधारियों की बात कर रहे हैं। कोशिका विभाजन कहां पर होता है? कोशिका विभाजन कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है? तो सबसे पहले बात करते हैं अधिक, सबसे ज्यादा मतलब अधिक कोशिका विभाजन कहां होता है, ठीक है ना। अधिक, अधिक विभाजन इसका, कोशिका का अधिक विभाजन, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहां पर होता है? बात समझिए बच्चों, लेवर। कहां पर होता है? इंग्लिश में बोलते हैं लेवर।
और हिंदी में क्या बोलेंगे बताइए? जिगर। हिंदी में जिगर या वृक्क, क्या बोलेंगे? जिगर, लिवर या जिगर। ठीक है बच्चों, लिवर या जिगर या कलेजा, क्लियर हुआ? ओके, अब बात करते हैं सबसे कम कोशिका विभाजन कहां पर होगा, पता है? ब्रेन मतलब मस्तिष्क में। मस्तिष्क। देखिए बच्चों, लिवर, जिगर, इसे हम यकृत बोल सकते हैं ना? लिख लो इसका नाम, जिगर या वृक्क, और एक होता है वृक्क, इसी का नाम वृक्क भी होता है, याद रखना। सबसे अधिक कोशिका विभाजन जिगर या वृक्क या कलेजा, ठीक है ना? और सबसे कम कोशिका विभाजन कहां पर होता है? मस्तिष्क में। ठीक है बच्चों, जैसे कि सेल डिवीजन सबसे ज्यादा जहां पर होगा वहां पे मतलब घाव बहुत जल्दी सही हो जाएगा, इस चीज का याद रखना। जैसे आपके कोई चाकू पेट में घुसेड़ दे, नो टेंशन, घुसेड़ लेने तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? वहां पे सेल डिवीजन सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी का होता है, इतनी जल्दी सेल्स बन जाती हैं, इतनी जल्दी सेल बन जाती हैं, नो टेंशन, बहुत जल्दी आपकी पेट के अंदर सबसे जल्दी घाव सही होती है। क्यों? हमारा कलेजा पेट के अंदर होता है, लिवर कहां होता है? पेट के अंदर होता है। अगर कोई चाकू मारे तो कह दे मार दे, एक और मार दे, दूसरी तरफ भी करते इधर मार दे, जब 1 2 4 मारे, मारने कोई टेंशन नहीं है। क्यों? लेकिन अगर उसने मार के घुमा दिया आपके पेट के अंदर, अच्छे से मारे, तो आगे अफनियां पसंद सब बाहर गिर जाएंगी, बाहर की तरफ निकल पड़ेंगी, तो आप नहीं बचेंगे, याद रखना। मतलब भी मार दे, अगर कुछ समय के लिए अगर चाकू ना निकाले मारने के बाद बच्चों, तो पता है क्या होगा? तो इतना जल्दी सेल डिवीजन होता है ना, फास्ट सेल डिवीजन होता है कि वो चाकू जो हमारे अंदर जो चाकू लगेगा, उसके बाद चाकू के ऊपर भी सेल डिवीजन हो जाएगा। इतनी फास्ट सेल डिवीजन हुआ कि आपको चाकू निकालना भी मुश्किल हो जाएगा, पेट से बाहर चाकू निकालना भी मुश्किल हो जाएगा, समझे? इसलिए सेल डिवीजन सबसे ज्यादा कहां होता है? लिवर में। इसलिए पेट के हमारे जो घाव होते हैं बहुत जल्दी से सही हो जाते हैं। और सबसे कम कहां है सेल डिवीजन? मस्तिष्क में। जहां सबसे कम सेल डिवीजन होता है बच्चों, तो क्या होता है पता है? कम सेल डिवीजन होगा तो वहां के घाव जल्दी से सही नहीं होंगे। अगर आपके मस्तिष्क में कोई वार करता है, अगर किसी ने एक लाठी मार दी तो कोई बात नहीं, 2 4 लाठी उसने हमच के मारी, अगर आपका भेजा ही फट गया बच्चों, पता है? अगर आपका भेजा ही फट गया, किसी के आपने भेजे में 2 4 लाठी हमच के मार दी, क्या होगा? भेजा फट जाएगा। भेजा फट जाएगा, न्यूरॉन निकल जाएंगे, मतलब सेल से निकल के भाग जाएंगे, निकल जाएंगे सेल जब निकल जाएंगे तो क्या होगा? तो वहां के घाव जल्दी से सही नहीं होते हैं। इसलिए दिमाग से लगी हुई चोट या ब्रेन में लगी हुई चोट जल्दी से सही नहीं होता है। इंसान के चांस बहुत कम, जीने के चांस बहुत कम रहते। इसीलिए किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है, अगर दिमाग या मस्तिष्क में चोट लगती है तो जीने के चांस ओनली 1 या 2% रह जाते हैं। क्यों? अगर इंसान के आपने सही कर मतलब इलाज करा भी लिया, इलाज करा के हॉस्पिटल भर्ती करा के सही करा भी लिया, तो उसे एक नई बीमारी का शिकार हो जाएगा जिसका नाम होगा ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज से मर जाएगा। यदि आपके उसने मस्तिष्क में चोट लेकर उसने आपने करा लिया, सही समय पर करा लिया, तो उससे सही होने के बाद क्या होगा? ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज को बोलते हैं माइंड अटैक, मतलब दिमाग का अटैक। तो वहां दिमाग अटैक जब होगा तब नहीं बचेगा, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे मस्तिष्क में चोट लगने के बाद क्या सेल डिवीजन नहीं होता है, मतलब न्यू सेल नहीं बनती है, नई कोशिकाओं का निर्माण बहुत कम होता है। इसीलिए यहाँ की चोट जल्दी से सही नहीं होती और जल्दी से घाव मस्तिष्क के नहीं भरते हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है बच्चों, इसीलिए मस्तिष्क में लगी हुई चोट मरने के ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, इंसान के सबसे ज्यादा चांस मरने के मस्तिष्क में चोट लगने से होते हैं। अगर आपके पेट में कहीं भी चोट लगती है, घाव भी हो जाता है, बहुत जल्दी सेल डिवीजन बहुत फास्ट होता है, इसीलिए इंसान बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है और सही हो जाता है। ठीक है ना बच्चों? स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों जैसे कि आपको अभी पढ़ा रहे, उसी के आगे हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, उसका नाम क्या है? कोशिका के अंग। ऑर्गेन्स ऑफ सेल मतलब कोशिकांग या कोशिका के अंग, मतलब कोशिकांग या कोशिका के अंग। जो आपको संरचना दिख रही है बच्चों, ये संरचना हमारी किसकी है? सेल की है। किसकी है? सेल मतलब कोशिका की। देखिए इसके कितने भाग होते हैं, मैं प्रत्येक भाग को आपको बहुत ही बारीकी से और अच्छे से समझा दूंगा, जो आप कभी भी लाइफ में कोशिका के
अंगों को नहीं भूलेंगे, है ना बच्चों। तो सबसे पहले जो सेल की जो ऊपरी परत है, ये जो आपको दिख रही है, ये सेल की जो ऊपरी परत है उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, मतलब सेल मेम्ब्रेन। सीएम सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है केवल कोशिका को आकार प्रदान करना एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करना। कोशिका झिल्ली का क्या काम होता है बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या काम होता है कोशिका झिल्ली का? कोशिका झिल्ली का काम होता है, कार्य होता है, हमारी जो कोशिका झिल्ली है वो कोशिका को आकार प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है, और जो कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का जो भी इसके कोशिकांग है, कोशिकांगों की सुरक्षा भी करती है। क्लियर। दूसरा है साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, जो इसमें डॉट डॉट सा भरा है, इसमें देखिए ये हो गया हमारा ये, और ये जो हमारा है ये डॉट डॉट भरा है, ये जो डॉट 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 भरा हुआ है ये होता है साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य। इसका क्या कार्य होता है पता है, ये कोशिका के आंतरिक भाग का निर्माण करता है। आंतरिक भाग का मतलब है कोशिका का जो भी इंटरनल आपका जो भी भाग है कोशिका के अंदर, जो भी ये अंग वगैरह कोशिकांग हैं, उसके अंदर का जो भाग है, जो साइटोप्लाज्म, इसके अंदर का साइटोप्लाज्म बिखरा हुआ है। देखिए ये आपका जो भी है, ये हमारे जो कोशिकांग है कहाँ रखे हुए हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। कहाँ रखे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य का निर्माण, कोशिका द्रव्य में ये सभी लोग, सभी जो भी कोशिकांग है सब कोशिका द्रव्य के अंदर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, कोशिका द्रव्य का कार्य होता है आंतरिक भाग का निर्माण करना। किसकी, कोशिका के आंतरिक भाग का निर्माण करना किसका काम होता है, कोशिका द्रव्य का सबसे पहला कार्य, प्राथमिक कार्य यही है कि कोशिका के आंतरिक भाग का निर्माण करना। और एक कार्य होता है पता है, कोशिकीय, जो भी कोशिका के अंदर जो भी कोशिकीय क्रियाएं होती हैं या जैव क्रिया होती हैं वो किसके माध्यम से होती हैं, सभी कोशिका द्रव्य के माध्यम से होती हैं। जो भी गतिविधियां होती हैं कोशिका, जो भी गतिविधियां होती हैं सब कोशिका द्रव्य के कारण, कोशिका द्रव्य के कारण ही होती हैं। तो पहला तो कार्य है केवल आंतरिक भाग का निर्माण करना, यही आप याद रखना। ओके बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों, जैसे कि ये आपकी मैंने जो बनाई है, ये कौन सी, ये जंतु कोशिका है। क्या है ये, जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल्स है। एक और होती है इसी में, सेल बाल का आपने नाम सुना होगा, जिसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं बच्चों, कोशिका भित्ति। इंग्लिश में बोलते हैं सेल बाल। लेकिन सेल बाल की यदि बात करें तो सेल बाल हमारी जो पाई जाती है उसमें नहीं बच्चों पाई जाती है, जंतु कोशिका में सेल बाल नहीं होती है, ये केवल पादप कोशिका में होती है। क्या होती है सेल बाल, देखिए जो कोशिका के ऊपर की ये जो मैं संरचना बना रहे हैं, ये वाली जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, एक लेयर और हमने बना दी। देखिए बच्चों, एक मैंने कोशिका मतलब कोशिका झिल्ली के ऊपर एक लेयर और बनाई है जो कि आपको दिख रही है। ये लेयर कहलाती है क्या, सेल बाल। क्या कहलाती है बच्चों, सेल बाल मतलब कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, पौधों की कोशिका, पादप माने पौधों की कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। क्लियर। इसका भी कोई खास कार्य नहीं है, ये हमारी जो सेल होती है जो कोशिका झिल्ली की सुरक्षा प्रदान करती है, कोशिका भित्ति। क्यों ऐसा होता है भाई, जो आपकी पादप कोशिका है वो जंतु कोशिका की अपेक्षा बड़ी होती है। कैसी होती है, बड़ी होती है। अब बताइए, जब बड़ी होती है तो इसके अंदर जो कोशिकांग है वो भी बड़े होंगे ना। अब अभी तो यह सिंगल लेयर थी, जो जंतु कोशिका थी उसमें सिंगल लेयर थी। क्यों, क्योंकि छोटी कोशिका है तो कोशिकांग भी छोटे छोटे थे। अब आप मार्केट में जाइए बच्चों, जैसे अगर 1 केजी आलू लेते हैं, टमाटर लेते हैं, तो एक पन्नी में ही आपको दे देता है, एक पॉलीथीन में पैक करके दे देता है। क्यों, क्योंकि कम वेट होता है। और जब आप वही तरीका, जब 2 किलो या 4 किलो या 3 किलो लेते हैं टमाटर, तो क्या करता है, या आलू, तो उसमें डबल लेयर लगा देता है। क्या, डबल पन्नी, डबल पॉलीथीन लगाता है। डबल पॉलीथीन का मतलब डबल लेयर। क्यों लगाता है कि अगर ज्यादा वेट होने के कारण कहीं सिंगल लेयर में सिंगल पन्नी लगा दी पॉलीथीन, कहीं अगर फट गई तो उसके जो भी उसके अंदर आपने रखा है पन्नी में सब बाहर निकले हुए, आलू और टमाटर बाहर निकलता हुआ घूमेगा, है ना। तो इसी वजह से उसमें डबल पन्नी लगाता। क्यों, क्योंकि वेट बढ़ जाता है। इसी कारण से यहाँ जब बड़े से कोशिकांग भी यहाँ बड़े बड़े हो जाएंगे तो इस वजह से यहाँ क्या होगा, यहाँ डबल लेयर है, ठीक है ना। हो सकता है अगर एक लेयर टूट भी जाए तो दूसरी लेयर है इन कोशिकांगों की रक्षा
करने के लिए। आगे बात समझ में? क्यों भाई? डबल लेयर का मतलब जब आप ज्यादा वजन की कोई चीज लेते हैं मार्केट में 2 किलो 3 किलो अगर सब्जी लेते हैं तो डबल पन्नी क्यों लगाता है कि ये रास्ते में कि फट ना जाए, इसीलिए डबल लेयर होती है, लगा दी जाती है डबल पन्नी। क्लियर? पॉलीथिन। तो अभी ये छोटी कोशिका थी इसलिए मैंने सिंगल लेयर बनाई थी, अब बड़ी कोशिका पादप कोशिका बड़ी होती है इसलिए मैंने डबल लेयर मतलब कोशिका भित्ति भी लगा दी। ठीक है ना? जो डबल लेयर है, डबल लेयर पहली लेयर जो कहलाती है वो कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, और इसके इंटरनल वाली जो होती है वो कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन ही कहलाएगी, चाहे वो वनस्पति कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो। ठीक है ना? वो क्या कहलाएगी? जो अंदर वाली जो ये परत है वो कहलाएगी हमारी कौन सी? कोशिका झिल्ली, सीएम सेल मेम्ब्रेन। और वो बाहर वाली परत जो सेकंड परत से बोलेंगे सेल वॉल, ये केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। क्लियर बच्चों? ओके। अब हमारा चौथा पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि बच्चों सभी जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को आप, क्यों भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को सभी लोग जानते हैं ना। देखिए बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारी कोशिका का ऊर्जा गृह भी माना जाता है। क्या माना जाता है? कोशिका का गृह भी, ऊर्जा का गृह, कोशिका के ऊर्जा का गृह, पावर्स ऑफ सेल। पावर्स ऑफ सेल कौन? एनर्जी पावर ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी पावर ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, जो हम लोग श्वसन करते हैं ना, वो श्वसन कहाँ होता है पता है? आप लोग कहेंगे साहब फेफड़े के अंदर होता है, नहीं होता है। ये अगर ये आप सोच रहे हैं फेफड़े के अंदर श्वसन होता है, नहीं होता है। देखिए, फेफड़े में श्वसन होता ही नहीं। फेफड़े तो केवल ऑक्सीजन स्टोर करने के एक सिलेंडर जैसे दो टैंक समझ लीजिए होते हैं, वहां ऑक्सीजन केवल ठहरती है। ठीक है ना? फेफड़ों के जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स मतलब वायु कोष्ठ में नहीं, एल्वेलाई, वैक्यूल्स नहीं सॉरी, एल्वेलाई जो वायु कोष्ठ होते हैं, फिर लंग्स के जो वायु कोष्ठ होते हैं जिन्हें एल्वेलाई बोलते हैं, एल्वेलाई में हमारी ऑक्सीजन स्टोर होती है। और ठीक है ना? अब वो ऑक्सीजन कहां पहुंचाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रियम। किसके माध्यम से? आरबीसी। आरबीसी में कौन? ब्लड में आरबीसी। आरबीसी में कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है, जो हीमोग्लोबिन है ब्लड के अंदर, जो हीमोग्लोबिन होता है वो लंग्स से हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को कहां ले जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में छोड़ता है। कहां छोड़ता है? माइटोकॉन्ड्रिया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पता है क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कोशिकीय श्वसन। क्या होता है? कोशिकीय श्वसन। जब माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है तो पता है क्या होता है? 38 एटीपी के रूप में, 38 एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान होती है। लेकिन हम लोग एटीपी के रूप में ऊर्जा नहीं लेते हैं बच्चों, है ना? एटीपी के रूप में ऊर्जा नहीं लेते हैं। 38 एटीपी बराबर होता है 1 ग्लूकोज। क्या होता है? 1 ग्लूकोज। जब 38 एटीपी ऊर्जा बनती है तो एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। हम लोग ऊर्जा जो लेते हैं वो ग्लूकोज के रूप में लेते हैं। हमारा ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? ग्लूकोज। जब ग्लूकोज बन जाते हैं, ग्लूकोज टूट के क्या दे देता है हमें? ऊर्जा। क्या देता है? ऊर्जा। ग्लूकोज हमारे शरीर में जब जलता है जो क्या मिलती है? ऊर्जा। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में बच्चों क्या होता है? 38 एटीपी ऊर्जा बनती है। 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज, और 1 ग्लूकोज के अणु से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। ठीक है ना? आगे बात समझ में? अब बताइए माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे बनती है ऊर्जा? जैसे हमारे फेफड़ों से हीमोग्लोबिन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन को छोड़ता है, वहां पर एक क्रेब्स साइकिल चलती है। पता है क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल एक क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक थे, क्रेब्स नाम के, उन्होंने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स साइकिल का मतलब क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र चलने के दौरान 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है, जो 38 एटीपी बराबर होता है 1 ग्लूकोज, और जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या बनती है? ऊर्जा। क्लियर? क्लियर? उम्मीद करता हूं बच्चों ने यहां तक आप समझ लिया है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, मतलब गाल्जी का है बच्चों का। गाल्जी का है, गाल्जी का है। देखिए बच्चों, ये है गाल्जी का है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी का पर आ गए हैं। देखिए गाल्जी का क्या काम होता है? जब ऊर्जा बन ही चुकी है तो ऊर्जा पहुंचेगी कैसे हमारे शरीर में? हमारे शरीर में प्रत्येक स्थान पर बराबर ऊर्जा प्रत्येक अंग को नहीं चाहिए। इस बात को आप पहले क्लियर कर लो। प्रत्येक अंग को हमारे शरीर में ऊर्जा की इतनी आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक अंग को अलग अलग ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। कैसे बच्चों? पता है, जो अंग हमारे शरीर में ज्यादा वर्क करते हैं,
या जो अंग हमारे शरीर में ज्यादा चलते हैं और जिन अंगों से ज्यादा वर्क लेते हैं उन्हें ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। क्लियर है बच्चों? जैसे कि हमारी जो तैयारी चल रही है, किस पे प्रिपरेशन चल रही है, वो अग्निवीर भारतीय थल सेना, ठीक है ना, जीडी, ठीक है ना। अब देखो इसमें जो बच्चे भाग लेंगे इन्हें इन्हें अपनी फिजिकल के लिए क्या करनी होगी, दौड़ करनी होगी ना। अब जो दौड़ने वाले बच्चों को या धावकों को सबसे ज्यादा ऊर्जा कहां पर जरूरत पड़ती है पता है? उनके पैरों में। क्यों? जब आप दौड़ेंगे तो क्या चलेंगे सबसे ज्यादा, बताइए? पैर चलेंगे ना। जब दौड़े तो क्या चलेंगे? पैर चलेंगे। और दौड़ने वाले को या किसी धावक को क्या ऊर्जा चाहना चाहिए होती है? उसके पैरों में चाहिए होती। क्यों? उसके पैर ज्यादा चलते हैं, जो अंग ज्यादा चलेगा तो उसे ऊर्जा की ज्यादा जरूरत पड़ती है। जिससे हमारी सबसे ज्यादा क्या चल रही है? जीभ। क्यों? हमारी टंग इसलिए चलती है, हम ज्यादा बात करते हैं, या जो भी वक्ता है, प्रवक्ता है, प्रोफेसर है, जो भी बकने वाला मतलब वक्ता लेक्चरर होता है, उसे ऊर्जा कहां चाहिए होती पता है? उसके जीभ में, उसके टंग में, उनके जिब्बे में चाहिए। क्यों? उसका सबसे ज्यादा क्या चलती है? जीभ चलती है। कि ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा जीभ चलेगी, तो सबसे एनर्जी कहां चाहिए? जीभ में चाहिए। क्लियर? जो बच्चा जो जैसे कोई लिखने वाला है, कोई राइटर है, राइटर को ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां चाहिए? उसके हाथ में चाहिए। क्रिकेटर को ऊर्जा कहां चाहिए? उसकी हाथों में चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि वो अपने मांसपेशी और हाथों के बल से, है ना, क्रिकेट को खेलते हैं। जितनी ज्यादा कलाइयों में ताकत होगी, टाइमिंग होगी, उतनी ज्यादा अच्छे से क्रिकेट खेल पाएंगे। ठीक है ना। इसी प्रकार से जो अंग ज्यादा चलते हैं, जो लिखने वाला है, जो ज्यादा लिखता है, उसके हाथ में चाहिए ऊर्जा। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो अंग ज्यादा चलते हैं उन्हें ऊर्जा ज्यादा की आवश्यकता होती है। जो कम चलते हैं, जैसे कान है, बताइए कान है, इन्हें क्या ऊर्जा की जरूरत है? केवल छाते की तरह लगे हैं, इन्हें क्या ऊर्जा की जरूरत है? तो इन्हें बहुत कम ऊर्जा में ही अपना ये काम चला लेते हैं। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग हैं जो बहुत कम, उन्हें नाम मात्र ऊर्जा चाहिए, बहुत ही कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और कुछ अंग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता। बताइए बच्चों, अब आपकी इस बात समझ में आ गई है? अब बताओ। तो देखिए, अब वही तो बात है, गाल्जी काय का क्या काम होगा पता? ऊर्जा संवहन करना। ऊर्जा संवहन, ऊर्जा संवहन करना किसका काम है? ऊर्जा परिवहन या संवहन। गाल्जी काय का काम परिवहन, किसका? ऊर्जा का परिवहन। ऊर्जा परिवहन किसका काम है? गाल्जी का है। गाल्जी का है ऊर्जा को उस अंग तक ज्यादा पहुंचाता है जिस अंग को ज्यादा चाहिए होती है। यह काम होता है गाल्जी काय को। कोशिका ये आदेश देती है गाल्जी काय को कि आप उसे ऊर्जा ज्यादा दीजिए, उस अंग को पास ज्यादा भेजिए जो अंग ज्यादा चलता है। तो इसके लिए गाल्जी काय उसी हिसाब से ऊर्जा भेजता है जिस अंग को ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है, वहां ट्रांसफर करने का ऊर्जा ट्रांसफर। ऊर्जा ट्रांसफर का काम किसका होता है? गाल्जी काय का, जो ऊर्जा का परिवहन करता है, संवहन करता है। क्लियर बच्चों? यहां तक नोट कीजिए, फिर और बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, अब बात आ रही है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को हम हिंदी में बोलते हैं रसधानी। क्या बोलते हैं? रसधानी। देखिए रसधानी का क्या काम होता है? वैक्यूल्स मतलब रसधानी, ये हमारे कोशिका के अंदर पानी का स्टोर करते हैं। किसका? जल का स्टोर करते हैं। ठीक है ना। क्योंकि जब हम लोगों को जब प्यास लगती है तो हम प्यास की पूर्ति कैसे, जब हमें पानी नहीं मिलता तो क्या करते हैं? हम अपनी प्यास को कैसे कंट्रोल करते हैं? वो पानी हमें वैक्यूल्स, हमारी प्यास को मतलब कंट्रोल करने का काम वैक्यूल्स करते हैं। क्यों? इनके पास पानी का स्टोर होता है। क्या होता है? पानी का स्टोर, पानी या जल का स्टोर करने का काम, स्टोर करना। ठीक है ना। पानी या जल का स्टोर कौन करता है? वैक्यूल्स। अगर हमें जब प्यास अपनी कंट्रोल करते हैं, वो वैक्यूल्स का रसधानी कारण ये पानी को स्टोर करके रखते हैं। क्लियर बच्चों? अब बताइए सामान्य मनुष्य में कितना % जल होता है? जैसे बात की जाए सामान्य मनुष्य में कितना % जल होता है पता है? बताइए, किसी को पता है आंसर? नहीं पता, कोई बात नहीं। देखिए सामान्य मनुष्य में 65% बच्चों जल होता है। यदि बात की जाए साहब कि 65%, हाँ यही सही है। अगर जल की बात करें, केवल ब्लड की बात करें, ब्लड जो हमारे ब्लड में होता है 90% जल होता है। ब्लड में ही नहीं, जैसे प्लाज्मा, जो ब्लड के 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में 90% जल होता है और 10% केवल 10% प्रोटीन होती है। ठीक है ना। लेकिन ब्लड में पानी की मात्रा ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है? ब्लड में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा, लगभग 90%। प्लाज्मा होता है 10% छोड़कर, ठीक है ना, 10% छोड़कर पूरा कितना बना होता है? जल का, केवल उसमें, और एक भाग होता है ब्लड सेल्स का।
ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, पानी ब्लड में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है, पानी में। लेकिन अन्य जो हमारे अंग शरीर में बचे हैं, जो भी और भाग बताया ब्लड के अलावा, उसमें पानी की बहुत कम मात्रा होती है। तो जो टोटल औसत होता है हमारा, जो टोटल औसत होता है पानी का ह्यूमन बॉडी में कितना, 65%, याद रखना। मानव में या ह्यूमन बॉडी में पानी कितना होता है, 65%। क्लियर बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों, सी मतलब सेंट्रोसोम। क्या है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को हिंदी में बोलते हैं तारक काय, तारक काय या सेंट्रोसोम। अब सेंट्रोसोम का क्या काम होता है पता है, सेंट्रोसोम का काम होता है बच्चों कोशिका विभाजन, मतलब सेल डिवीजन। क्या काम होता है, कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन का काम जो होता है हमारा, सेल डिवीजन का काम किसका होता है बताइए, सेंट्रोसोम का। किसका, सेंट्रोसोम। कोशिका विभाजन, इसका काम क्या है, कोशिका विभाजन। जो हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन, जैसे आपको भी समझाया था, वो कौन करता है, उसका कोशिका विभाजन का काम किसका होता है पता है, सेंट्रोसोम मतलब तारक काय का। क्लियर। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम जो होता है हमारे शरीर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है पता है, अंतर्द्रव्य जालिका बोलते हैं इसे, हिंदी में अंतर्द्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे अंदर कोशिका का ढांचा का निर्माण करता है। किसका, कोशिका ढांचा। कोशिका ढांचा लिख लें या एक दूसरा नाम और लिख लें, या आंतरिक कंकाल, या आंतरिक कंकाल। कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण करता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। बच्चों क्या, केंद्रक। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम क्या बोलते हैं, केंद्रक। ओके, केंद्रक में क्या होता है बच्चों, देखिए केंद्रक में हमारा डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए। देखिए 20% और 80%, दो रूपों से केंद्रक हमारा दो भागों में डिवाइड होता है। ठीक है ना। देखिए बच्चों, डीएनए 20%, केंद्रक में 20% डीएनए और 80% प्रोटीन होती है। ठीक है ना, केंद्रक में 20% डीएनए, 80% प्रोटीन। अब बात करते हैं केंद्रक की खोज किसने की थी, पहले याद रखना, केंद्रक की खोज बच्चों रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हो, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। क्लियर। अब बात करते हैं डीएनए में क्या, देखो डीएनए क्या होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। डीएनए में क्या पाए जाते हैं, डीएनए में गुणसूत्र। डीएनए में क्या होते हैं, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स किसके मिलके बने होते हैं पता है आपको, बताइए, जीन के, जीन के। क्लियर। देखिए बच्चों, केंद्रक में क्या होता है, डीएनए और 20-80% प्रोटीन। और डीएनए किससे मिलकर बने होते हैं, गुणसूत्र से। और गुणसूत्र में क्या होता है, जीन। और जीन ही हमारे आनुवंशिक वाहक होते हैं। हमारे आनुवंशिक लक्षणों का निर्माण कौन करता है, हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बच्चों आनुवंशिक लक्षणों को कौन ले जाता है, जीन। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने का काम किसका है, जीन का। और जीन किसके माध्यम से जाते हैं, गुणसूत्र के माध्यम से। गुणसूत्र पर पाए जाते, जीन कहां पाए जाते हैं, गुणसूत्र पर। गुणसूत्र के ऊपर रैखिक क्रम में जीन पाए जाते हैं गुणसूत्र पर। और गुणसूत्र किसके बने होते हैं, डीएनए के। किसके बने होते हैं, डीएनए के बने होते हैं। बताइए, क्लियर हुआ ना बच्चों, क्लियर। हाँ, डीएनए किसके बने होते हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्र में क्या होती है, जीन। और जीन क्या है, आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक वाहक। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने का काम किसका होता है, जीन का। क्लियर बच्चों। अब लास्ट बचा है हमारा राइबोसोम, मतलब राइबोसोम। बात करते हैं राइबोसोम की, सॉरी राइबोसोम। राइबोसोम देखिए बच्चों, राइबोसोम बच्चों दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम, और एक होता है 80S राइबोसोम।
अब बात आती है साहब 80S 70S का क्या मतलब है। देखो 70S का राइबोसोम होता है वो अविकसित कोशिकाओं में पाया जाता है। अविकसित कोशिका पता है कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो अविकसित कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और ये जो आपकी 80S वाला राइबोसोम है ये पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से राइबोसोम होते हैं? 70S वाले। और 80S वाले राइबोसोम कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका में। अब बात करते हैं साहब प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन से जीवों में होती है पता है? जो एक कोश की जीव होती है, एक कोश की जो जीव है, एक कोश की जीवों में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। एक कोशिकीय जीव, एक कोश की जीव जैसे पैरामीशियम, अमीबा, इवलिना, ये सब क्या? एक कोश की जीव। और एक कोश की जीवों में कौन सी कोशिका पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन से राइबोसोम है? कौन से टाइप का है? 70S टाइप का। और यूकैरियोटिक कोशिका कौन से जीवों में पाई जाती है बताइए? यूकैरियोटिक कोशिका बहुकोशिकीय जीवों में। बहुकोशिकीय जैसे हम, आप, भेड़, बकरी, मतलब जो भी हैं वो सभी क्या हैं? हमारे सभी के अंदर कौन सी कोशिका पाई जाती है? बहुकोशिकीय जीवों में। जैसे आप सभी जानते हैं बहुकोशिकीय जीव कौन से है ना, जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं वो सभी बहुकोशिकीय जीव है। उनमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी होती है? विकसित कोशिका। विकसित कोशिका कहलाती है यूकैरियोटिक कोशिका। और इसमें 70-80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं और ये सभी बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। क्लियर बच्चों? पूरा आपका सेल कंप्लीट हो गया है। हमने आपका फुल सेल कंप्लीट कर दिया है बच्चों। हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद आपका मॉक टेस्ट 15 से 20 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें बच्चों, जिससे हमारी जो आपकी नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे आपकी इस बात जल्दी से अवेलेबल हो सके। ठीक है ना? बेल आइकन को ऑन कर दें। क्लियर? थैंक यू।